नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग यूपी SSSC PET एग्ज़ाम 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं। हमारी इस वीडियो सीरीज में आज की यह दूसरी वीडियो है जिसमें हम PET एग्ज़ाम में आने वाले सभी विषयों के प्रश्नों को विस्तार सहित समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको और भी बता देते हैं कि हमारे चैनल पर यूपी SSSC PET एग्ज़ाम से संबंधित MCQ सीरीज भी कवर कराई जा रही है, जिसमें सभी विषयों से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को रखा गया है। ये 25 प्रश्न अगर आप कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, तो जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देख लेते हैं। इतिहास के प्राचीन भारत से लिया गया महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विशाल स्नानागार एवं पशुपति की मूर्ति किस प्रमुख स्थल से प्राप्त हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है और इस स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। कहीं कहीं मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। तो विशाल स्नानागार एवं पशुपति की जो मूर्ति है वह मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। और इसके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। गोदीवारा बंदरगाह, हाथीदांत का पैमाना, रंगाई कुंड, यह वर्तमान गुजरात में भोगवा नदी के किनारे लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो आपको बता दें कि हड़प्पा संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जहां से अधिकतर प्रश्न परीक्षाओं में देखे जाते हैं और सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि किस स्थल से कौन सी वस्तुएं या कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो जैसे आपको बताया गया प्रश्न में कि मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार एवं पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसी प्रकार गोदीवारा बंदरगाह, हाथीदांत का पैमाना, रंगाई कुंड, यह सभी भोगवा नदी के किनारे जो स्थल एक उपस्थित है जिसका नाम लोथल है, यहाँ से ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। वर्तमान गुजरात में इसकी स्थिति है। और इसके अलावा जुते हुए खेत, अग्नि वेदिका, यह जो प्रमुख स्थल और वस्तुएं हैं यह राजस्थान के गग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो पूछा जाता है प्रश्न परीक्षाओं में कि जुते हुए खेत किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा यह कालीबंगा राजस्थान में जो गग्गर नदी के किनारे की स्थिति है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि कालीबंगा से कांच की चूड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं, तो यह भी याद रखिएगा। कालीबंगा से कांच की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत और अग्नि वेदिका जैसी स्थल एवं वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। जिन्हें भी इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना है वह ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इतिहास के मध्यकालीन भारत से लिया गया है कि सिकंदर द्वितीय की उपाधि किस शासक ने धारण की है। तो सिकंदर द्वितीय अर्थात सिकंदर सानी की जो उपाधि है वह अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न ही परीक्षाओं में बार बार पूछे भी जाते हैं। आगे अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। दक्षिण भारत पर विजय करने वाला प्रथम मुस्लिम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। तो आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इसने ही दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था और दक्षिण की विजय का श्रेय इसके सेना नायक मालिक काफूर को जाता है। मालिक काफूर एक हिजड़ा कहा जाता है जो इसके शासनकाल में इसका सेनापति था। इसने ही दक्षिण भारत पर आक्रमण कर वहाँ विजय प्राप्त की थी। और आगे दिया है कि इसने सैनिकों को नकद वेतन, सैनिकों का चेहरा एवं घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की थी। तो यह प्रश्न सीधा सीधा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि घोड़ों के दागने की प्रथा या सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा किस शासनकाल यानी किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिएगा यह सारी प्रथाएं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही प्रारंभ हुई थी। और अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि के विषय में भी याद रखिएगा कि इसे सिकंदर द्वितीय अर्थात सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि इसने विश्व विजेता बनने की इच्छा भी जाहिर की थी, परंतु अपने मित्र के कहने पर इसने यह इच्छा त्याग दी थी। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इसके विषय में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इतिहास के आधुनिक भारत से संबंधित है। बांडीवास का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो यह जो बांडीवास का युद्ध है अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी आपको बता दें दोनों ही यूरोपीय शक्ति जो भारत में व्यापार के लिए आए थे। और बांडीवास के युद्ध के विषय में और भी चीज़ें देख लेते हैं। बांडीवास का युद्ध वर्ष
1760 में अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज़ विजयी हुए थे। तो याद रखिएगा, ये उस समय की बात है जब भारत में 1757 और का प्लासी युद्ध और 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, यह ठीक उसके बीच की घटना है। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। इस समय फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य प्रतिस्पर्धा चल रही थी भारत में व्यापार को लेकर के, और कहीं ना कहीं इसी प्रतिस्पर्धा को लेकर के इनके बीच यह युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। इसके अलावा आगे दिया है कि अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री या पहली कोठी कहाँ स्थापित की। तो याद रखिएगा, यह सूरत में स्थापित की गई थी। इसके लिए जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान जारी किया था। तो आपको बता दें कि अंग्रेज़ जब भारत में अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री डालना चाहते थे, तो उस समय भारत पर यानी जहांगीर का शासनकाल चल रहा था, और जहांगीर के शासनकाल के दौरान कई अंग्रेज़ व्यापारी जो है उनके दरबार में आए। उनको जहांगीर ने सुनहरा फरमान जारी किया था, और यही कारण है कि अंग्रेज़ों ने इस सुनहरे फरमान के बाद पहली व्यापारिक कोठी अपनी सूरत में स्थापित की। भारत में आने वाले इन सभी यूरोपीय जो व्यापारी हैं, इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए हैं, उसके बाद अंग्रेज़ आए हैं, फिर डेनिश आए हैं, फिर लास्ट में फ्रांसीसी आए हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दें कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे आखिर में भी पुर्तगाली ही गए हैं। हालांकि भारत की स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज़ों से तो मुक्ति मिल गई थी, परंतु गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, और आगे चलकर गोवा को जब भारत ने अपने अधिकार में ले लिया तो पुर्तगालियों से छुटकारा मिल गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ज्योग्राफी से संबंधित है। कुमाऊँ हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो इनके बारे में याद रखिएगा कि सतलुज और काली नदी के बीच में ही कुमाऊँ हिमालय जो है वह स्थित है। और इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण हिमालयों के हिस्से हैं जो किन नदियों के मध्य हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो हिमालय के हिस्से का एक भाग पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलुज नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब जिसे 5 नदियों का शहर या 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। तो इसे पंजाब जो हिमालय है, पंजाब का जो हिमालय है, यह सिंधु एवं सतलुज नदियों के मध्य स्थित है। हालांकि यह हिमालय जो है वह पंजाब के उत्तर में है, लेकिन इसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और अगर यह पूछा जाता है तो याद रखिएगा, सिंधु एवं सतलुज नदियों के मध्य यह स्थित है। काली एवं तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय स्थित है, यानी नेपाल क्षेत्र का जो हिमालय है वह काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य में है, और तीस्ता और देहांग नदी के मध्य असम हिमालय स्थित है। तो ये हिमालयों का जो कुछ बंटवारा है राज्यों के हिसाब से किया गया है, और किन किन नदियों के बीच कौन सा हिमालय है ये आपने देख लिया। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी पीईटी की जो हमारी टॉप 25 प्रश्नों की जो सीरीज़ चल रही है, उनमें सभी विषयों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। अगर आप किसी भी चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो आप उन 25 प्रश्नों को हल कर अपनी तैयारी जांच सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में आपको इन 25 प्रश्नों से संबंधित प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं पिछली पीईटी की परीक्षा का लेवल देखकर ही आपको यह प्रश्न दिए गए हैं। चलिए अब आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था यानी सामाजिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। सर्वप्रथम किसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण अनेक बार पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इन्होंने कब आकलन किया और आकलन में इन्होंने क्या बताया, तो इसके विषय में देख लेते हैं। वर्ष 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो ये 1867-68 की बात है, जिस समय दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया, और उन्होंने भारत में इस राष्ट्रीय आय के आकलन के दौरान प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। तो ये है उस समय की बात है 1867-68 में। उस समय प्रति व्यक्ति 20 रुपये की आय का आकलन किया गया था। आप समझ सकते हैं उस समय राष्ट्रीय आय के आकलन में कितनी कठिनाई साबित हुई होगी।
यानी राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया गया उसमें कितनी कठिनाइयाँ आई गई थी, क्योंकि आज की सुविधाएं जो आज के दौर में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं ना तो वे उस समय उपलब्ध थी, फिर भी राष्ट्रीय आय का पूरे भारत के स्तर पर आकलन किया गया, ये बहुत बड़ी बात थी। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीवी महालनोबिस को नियुक्त किया गया था। तो 1949 में जब भारत की स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया तो उसका जो अध्यक्ष है वह पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। और ये वही पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं जिनके जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी वह इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी। भारत में अर्थव्यवस्था के जो दौर में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जैसे आगे हरित क्रांति में भी हम पढ़ेंगे कि नॉर्मन ई बोरलॉग जो वर्ल्ड स्तर पर थे, और भारत में जो अपने एम.एस. स्वामीनाथन हैं उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रहा, किस प्रकार भारत में हरित क्रांति आई। तो आगे के प्रश्नों में हम ये सभी चीज़ें कवर करेंगे। हर वीडियो में एक प्रश्न में आपके 2 से 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 10 प्रश्नों की वीडियो में आपके 30 से 40 प्रश्न कवर हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भारतीय राजनीति शास्त्र से लिया गया प्रश्न है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राज्यसभा के जो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो यह बात याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। तो संविधान के जो अनुच्छेद 80 में दिया गया है कि राज्यसभा के विषय में पूरे विस्तार से जानकारी दी गई है, राज्यसभा में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, तो यह अनुच्छेद 80 में दिया गया है। और कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या? 250 हो सकती है, याद रखिएगा। परंतु वर्तमान में यह संख्या अभी 245 है, यानी वर्तमान में जो हमारी राज्यसभा है इसमें 245 सदस्य शामिल हैं। और आगे दिया है राज्यसभा स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता। जैसे लोकसभा भंग हो जाता है वैसे राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, यह एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है। संसद, लोकसभा और राज्यसभा तीनों के आपको जो अनुच्छेद हैं वे याद रखने हैं। तो जो संसद के बारे में वह 79 यानी 79 अनुच्छेद में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है, और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया है। तो ये तीनों जो अनुच्छेद हैं कई बार प्रश्नों में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पंचायत का कार्यकाल कितना है। तो पंचायत का कार्यकाल भी याद रखिएगा। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, चाहे वह जिला पंचायत हो, चाहे वह क्षेत्र पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान से संबंधित है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल के विषय में पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो प्रकाश की चाल के विषय में याद रखिएगा कि सर्वाधिक इसकी चाल निर्वात में होती है, जबकि प्रकाश का जो गमन है वह ठोस में नहीं होता, यह बात याद रखिएगा। और इसके विपरीत ध्वनि का जो गमन है यानी ध्वनि की जो चाल है वह ठोस में अधिक होती है और निर्वात में कम होती है। इसके अलावा प्रकाश से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। तो प्रकाश की चाल का पता रोमर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल किसने ज्ञात की थी, किस वैज्ञानिक महोदय के द्वारा ज्ञात की गई थी। तो याद रखिएगा प्रकाश की चाल का जो पता है वह वैज्ञानिक रोमर के द्वारा लगाया गया था। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यह चाल भी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। प्रकाश की चाल निर्वात में अलग होती है और जल में अलग होती है। काफ़ी चीज़ों में प्रकाश की चाल पूछी जाती है, परंतु निर्वात में सर्वाधिक प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो यह चाल आपको ज़रूर याद रखनी है। इसके अलावा जो बाकी की चाल हैं वह इससे कम होंगी, यह भी याद रखिएगा। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को जो चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यह प्रकाश और ध्वनि आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रश्न में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं और उत्तर प्रदेश के कुल 75 जनपद, 351 तहसील और 825 विकासखंड हैं। यानी उत्तर प्रदेश में मंडल 18 हैं। जनपद या ज़िला पूछा जाए तो 75 ज़िले हैं। तहसील पूछी जाए तो 351 तहसील हैं और इसके अलावा 825 विकासखंड यानी ब्लॉक हैं। ब्लॉक के बारे में आप जानते होंगे, जिस स्तर पर क्षेत्र पंचायत होती है वह ब्लॉक स्तर होता है। और 825 ब्लॉक यानी विकासखंड ऑफिस हैं और प्रत्येक विकासखंड में एक विकासखंड अधिकारी होता है जिसे हम बीडीओ के नाम से जानते हैं। और एक बीडीओ अलग होता है जिसके बारे में अभी परीक्षा होनी है, जिसकी ग्राम विकास अधिकारी, वह ग्राम स्तर पर होता है। परंतु ये जो क्षेत्र विकास अधिकारी होता है यह ब्रेवो वाला भी होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यह जो है विकासखंड स्तर पर एक अधिकारी होता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी को 1947 में एवं दूसरी राजकीय भाषा उर्दू को 1989 में घोषित किया गया। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को कब जारी किया गया? तो 1947 में इसे घोषित किया गया था और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू को 1989 में घोषित किया गया। तो इन दोनों के सन आपको याद रखने हैं। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जो हिंदी राजकीय भाषा के रूप में सम्मिलित की गई है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यह भी याद रखिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उत्तर प्रदेश से संबंधित। और अगला देख लेते हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली यात्री कौन है? तो अंतरिक्ष में जो सर्वाधिक समय तक रही हैं उन यात्री का नाम पूछा गया है और काफ़ी चर्चा में रही थी उस समय। तो यह सुनीता विलियम्स हैं जो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली यात्री बनी हुई हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना है और अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी हैं। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं जो अंतरिक्ष में प्रथम से संबंधित हैं। वह सभी पॉइंट आपको इस प्रश्न में दिए गए हैं। अगर पूछा जाता है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है तो वह व्यक्ति यूरी गागरिन है। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला पूछी जाए तो वेलेंटीना है। प्रथम भारतीय पूछे जाएँ तो राकेश शर्मा है। इसके अलावा अंतरिक्ष में विचरण करने वाले यानी अंतरिक्ष में चलने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो एलेक्सी है। और अंतरिक्ष में आपको बता ही दिया कि सर्वाधिक समय तक रहने वाली यात्री सुनीता विलियम्स हैं। चलिए आपको कमेंट करके ये बताना है कि कितने समय तक इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया था। उस समय के बारे में आप पढ़ करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो का अंतिम प्रश्न लाने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न रचनाओं को सही सुमेलित करें। तो हिंदी की साहित्य से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं, इनका आपको मिलान करना है। और आपका बंटी, झूठा सच, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आवारा मसीहा। तो अब आपका बंटी अभी हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि मनु भंडारी का पिछले 1-2 वर्षों पहले निधन हो गया था। और आपका बंटी से आप मिलान कर सकते हैं कि आपका बंटी मनु भंडारी से संबंधित है, झूठा सच यशपाल से संबंधित है, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर से संबंधित हैं। तो सभी सही सुमेलित हैं। पहले का ए हो गया, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी, ये बिल्कुल सही है। चलिए ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हमने आज की इस वीडियो में कवर किया और यह सीरीज़ हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आगे भी वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।